हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है द वॉन चैलेंज, और इंडिया की इसको लेकर सेकेंड रिपोर्ट आई है। अभी इंडिया ने सेकेंड रिपोर्ट जारी करी है, इसको लेकर ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं, इस टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस टॉपिक के साथ में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य टॉपिक हैं उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम लोग, तो सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। दूसरा है यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड रिस्टोरेशन, डिफॉरेस्ट्री, लैंड डेजर्टिफिकेशन, ये क्या है, इनको भी हम लोग देखेंगे साथ में। और फिर बात करेंगे कि बॉन चैलेंज क्या है, इसका एम क्या है, फीचर्स क्या है इसके, और फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन क्या है। साथ में बात करेंगे बॉन चैलेंज, एसडीजी, पेरिस एग्रीमेंट, सीबीडी, ये कैसे इसको कोरिलेट है बेसिकली, है ना। और यहाँ पर फिर हम बात करेंगे इंडियाज बॉन चैलेंज प्लेस के रिगार्डिंग, यानी अभी जो रिपोर्ट आई है, भारत ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या क्या बेसिकली अचीवमेंट है भारत के। और साथ में ही हम बात करेंगे कि भारत की कौन कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्म की हैं, यहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस स्टेट के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स लिए गए हैं लैंड रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे जैसे ग्रीन इंडिया मिशन को, एक पेड़ माँ के नाम, अरावली ग्रीन वॉल्स एंड PMKSY वाटर शेड डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना, इस साल की थीम क्या है। और साथ में है रियो कन्वेंशन जो हैं तीन, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे कि CBD, UNFCCC और UNCCD के रिगार्डिंग। रेंजलैंड्स क्या है, रेंजलैंड डेजर्टिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया, यानी मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस है भारत में अभी। और साथ ही बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉन चैलेंज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, एंड कंक्लूजन बाद में। और इसको लेकर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं, और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस दोनों के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम चलिए डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, राइट। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए है कि अभी रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, राइट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सॉरी, है, और IUCN ने अभी इंडिया की सेकेंड रिपोर्ट द वॉन चैलेंज पर उसको रिलीज़ किया है, यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने 2011 से लेकर 2020 के बीच में, 2011 से लेकर 2020 के बीच में जो डिग्रेडेड हो चुकी लैंड, डिफॉरेस्टेड लैंड जो हो चुकी थी, उसको 21.7 ऐसी डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को रीस्टोर किया है दोबारा से, है ना। ये क्या है हम लोग देखेंगे। और ये रिस्टोर कैसे हुआ है, प्लांटेड फॉरेस्ट के माध्यम से, नेचुरल रीजेनरेशन के माध्यम से, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मैंग्रोव रिस्टोरेशन के माध्यम से। तो भारत ने अभी जो है 2011 से लेकर 2020 के बीच में जो लैंड रिस्टोरेशन किया है वो 21.7 मिलियन हेक्टेयर, ये आप देखेंगे यहाँ पर डिग्रेडेड हो चुकी लैंड, डिफॉरेस्टेड लैंड को यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉरी। एफॉरेस्टेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन क्या है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ऐसे बैरन लैंड पर, डिग्रेडेड हो चुके लैंड या अबंडेंट जो लैंड है, त्यागा हुआ लैंड है, नॉन फॉरेस्ट लैंड है, या ऐसा लैंड जहाँ पर बहुत पहले वन हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करता था, वो अब डिसअपियर्ड हो गया है। यानी ऐसी भूमि पर, ऐसे लैंड पर फॉरेस्ट उगाना, बेसिकली फॉरेस्ट ग्रो करना, जो जहाँ पर पहले से वो बैरन पड़ी हुई लैंड है ना, बंजर भूमि है, अबंडेंट त्यागी हुई भूमि है, या बहुत पहले वहाँ पर वन हुआ करते थे, वहाँ पर दोबारा से ट्री प्लांटेशन के माध्यम से फॉरेस्ट उगाना, है ना, फॉरेस्ट क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम एफॉरेस्टेशन। आपको याद रखना है क्या, एफॉरेस्टेशन रेफर्स टू प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग
forest on a barren, degraded, abundant or non-forest land where forest did not previously exist or disappeared long ago. तो हम ये आपको जो इसका जो बेसिकली डेफिनेशन है इसको विशेष कर याद रखना है आपको यहाँ पर, है ना। एफोरेस्टेशन का मतलब समझ में आए कि यहाँ पर ऐसी बंजर भूमि या ऐसी बैरन लैंड जो या छोड़ी हुई भूमि जहाँ पहले से वन नहीं थे या बहुत पहले ही वहाँ से फॉरेस्ट गायब हो चुके हैं, डिसअपियर्ड हो चुके हैं, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन के माध्यम से फॉरेस्ट को दोबारा से रीग्रो करना, क्रिएट करना, उनको बोलते हैं एफोरेस्टेशन, ठीक है ना। अब रिस्टोरेशन का मतलब, रिफॉरेस्टेशन का मतलब ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली कोई फॉरेस्ट क्लीन किए हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट उगाना उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। जैसे अनलाइक रिफॉरेस्टेशन विच रिस्टोर्स फॉरेस्ट इन रिसेंटली डिफॉरेस्टेड एरियाज, एफोरेस्टेशन एस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो एफॉरेस्टेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नया न्यू फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्टैब्लिश करते हैं। रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि अभी रिसेंटली हमने क्या किया है कि वहाँ से फॉरेस्ट हटाए, फिर दोबारा से फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उस लैंड को हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन वहाँ पर, है ना। अब ये यहाँ पर कैसे मतलब एफॉरेस्टेशन कहाँ पर होता है जनरली, इट इज़ कॉमनली अंडरटेकन ऑन अबंडेंट एग्रीकल्चर फील्ड है, ओवर ग्रेज्ड लैंड्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड, अर्बन वैकेंट प्लेसेस है और डेजर्टिफाइड रीजन्स है। यानी ऐसी भूमि जहाँ पर पहले से खाली पड़ी हुई भूमि है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड हो सकती है ना। यहाँ पर डेजर्टिफाइड जो रीजन है, मरुस्थलीकरण जहाँ हो चुका है उस रीजन का, या एग्रीकल्चर कोई भी अबंडेंट एग्रीकल्चर फील्ड है, कई खेत छोड़ दिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर उगाना, या विशेष पशुचारण की वजह से ऐसी भूमि खराब हो चुकी है तो वहाँ पर एफॉरेस्टेशन बेसिकली होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आप इस स्लाइड में आप देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे बंजर बैरन लैंड है, अबंडेंट लैंड है या बैरन लैंड है, यहाँ पे हमने टी प्लांटेशन किया और ये हमारा अल्टीमेटली फॉरेस्ट यहाँ पर ग्रो हुआ, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ये एफॉरेस्टेशन। यह मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे अबंडेंट लैंड एग्रीकल्चर फील्ड है जो है, ओवर ग्रेज्ड लैंड है जहाँ पर पशुचारण हो चुका और वो भूमि बंजर हो चुकी है, डेजर्टिफाइड रीजन है जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण है, बेसिकली पहले से मरुस्थल है वहाँ पर, अर्बन वैकेंट स्पेस जैसे ये बचा हुआ है, बहुत सारे शहरों में ज़मीन जो पड़ी रहती ना बंजर वैसे ही, ठीक है, और सरकार की ज़मीन हो, प्राइवेट भी हो सकती है ऐसा। इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड है, यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश की उसकी वजह से वो ज़मीन बंजर हो गई वहाँ पर। अब यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद रखना है, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। प्रीवियस यहाँ पर लैंड, अगर लैंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ये बैरन अबंडेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड पर हमने दोबारा से फॉरेस्ट उगाए, उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, है ना। यानी यहाँ पर पहले ही फॉरेस्ट डिसअपियर्ड हो चुके हैं बहुत पहले, उस जगह पर फॉरेस्ट को उगाना एफॉरेस्टेशन है। रिस्टोरेशन यानी रिसेंटली डिफॉरेस्टेड एरिया पे अभी कोई पहले से फॉरेस्ट था, अभी रिसेंटली उसको डिफॉरेस्ट कर दिया, फिर उस पर दोबारा से फॉरेस्ट उगाना रिफॉरेस्टेशन होता है। यहाँ पे इकोलॉजिकल गोल क्या है इसमें, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन एस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये हमारा इकोलॉजिकल गोल है यहाँ पर एफॉरेस्टेशन में। यहाँ पे क्या है, रिस्टोर और रिसेंटली लॉस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। तो आप देखें यहाँ पर, और टिपिकल लोकेशन इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, अर्बन स्पेस, डेजर्टिफाइड रीजन, ये फॉरेस्टेशन जहाँ पर दिखाई देता है, और लॉक्ड और एक्टिवली क्लियर्ड फील्ड, ये यहाँ कहाँ पर फॉरेस्टेशन होगा, जहाँ पे अभी रिसेंटली फॉरेस्ट को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया गया है वो, है ना। अब बात करते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन की। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस, यानी कोई लैंड है उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी का मतलब है कि सपोज अगर कोई सॉइल है और उस सॉइल पहले वो उसमें प्रोडक्शन बहुत ठीक ठाक हुआ करता था, जैसे पर हेक्टेयर सपोज दैट 5 क्विंटल वीट हुआ करता था, वो प्रोडक्टिविटी गिर के 1 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी जिस सॉइल की जिस लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही डिक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सो दैट लैंड कैन नॉट परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शंस प्रॉपरली, और जिसकी वजह से जो नेचुरल फंक्शंस होते हैं लैंड के वो
परफॉर्म नहीं कर पाता है लैंड, है ना। यानी अगर लैंड डिग्रेड हो जाएगा, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही गिर जाए। अब जैसे पंजाब की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल देते हैं, तो पंजाब में पहले लैंड बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर करके हमने क्या किया, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही, सॉइल कैसी हो गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो नेचुरल फंक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, है ना। तो अब लैंड डिग्रेडेशन मतलब है कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जिस लैंड का डिक्रीज हो जाए, उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, और वो नेचुरल तरीके से अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब लैंड रिस्टोरेशन मतलब क्या है, यानी जो डिग्रेडेड हो चुकी लैंड है उसको दोबारा से हम उसको हेल्दी बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, यूजफुल कंडीशन में लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं लैंड रिस्टोरेशन, मींस ब्रिंगिंग अ डिग्रेडेड लैंड बैक टू अ हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड यूजफुल कंडीशन। ठीक है ना। तो लैंड रिस्टोरेशन कैसे किया जा सकता है, 2 से 3 साल के लिए जो लैंड है, लैंड ऑफ पीस, उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर जो देसी मैन्योर रहता है, जैसे काऊ डंग वगैरह है, उसका यूज करते हैं, और धीरे धीरे वो जो सॉइल है दोबारा से फर्टाइल होने लग जाती है। तो ऐसी कोई भी लैंड है जो डिग्रेड हो चुकी है, उसको दोबारा से हेल्दी बनाना, प्रोडक्टिव बनाना, यूजफुल कंडीशन में लेकर आना, उसको बोलते हैं लैंड रिस्टोरेशन। ये कैसे होता है, ये बात जैसे ट्रीज के प्लांटिंग की है ना, ट्री प्लांटेशन की वजह से, सॉइल कंजर्वेशन की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिस्टोर ग्रास लैंड को रिस्टोर करने से, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके माध्यम से, या मैंग्रोव रिस्टोरेशन, ये सभी के सभी लैंड रिस्टोरेशन के माध्यम है। इनके माध्यम से लैंड रिस्टोर किया जाता है, लैंड रिस्टोरेशन किया जाता है ना। यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का ये डेफिनेशन है, स्टेट वेयर द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, द इकोसिस्टम रीचेस अ थ्रेशोल्ड वेयर द लैंड कैन नो लॉन्गर परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शन प्रॉपरली, है ना। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखें, डिग्रेडेड, ये लैंड डिग्रेड हो चुकी है। अब यहाँ से हमने एफर्ट्स लगाए तो रिस्टोरेशन की तरफ चलते हैं। एफर्ट्स का कैसे लगाना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांटेशन के माध्यम। इससे क्या होता है, रीस्टेब्लिशिंग कैनोपी कवर, ये कैनोपी कवर इससे रीस्टेब्लिश होती है, तो लैंड डिग्रेडेड नहीं होती। कंजर्विंग सॉइल, प्रिवेंटिंग फॉर द इरोजन एंड न्यूट्रिएंट लॉस। जो टॉप सॉइल होती है, अगर उसका हम जो इरोजन है उसको अगर रोक लेते हैं किसी भी माध्यम से, तो क्या होगा कि वो सॉइल कंजर्व करके हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा, वहाँ पे खेती ऐसे होती है ना। तो ये कंजर्विंग सॉइल, इसके माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से भी, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से की जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन कम होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना, इसके माध्यम से है रिस्टोरिंग, ग्रास लैंड को हम रिस्टोर कर देते हैं, तब भी होगा, है ना ये। और मैंग्रोव रिस्टोरेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा। इनके माध्यम से हम जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको दोबारा से हेल्दी, प्रोडक्टिव बनाना, ये है। डिफॉरेस्टेड लैंड मतलब है कि डिफॉरेस्टेड लैंड इज अ लैंड वेयर फॉरेस्ट have been cleared or removed by cutting or cleaning a trees, usually for agriculture, construction, mining or human activities, अदर ह्यूमन एक्टिविटी। यानी लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कैसे, जो पेड़ हैं उनको काट कर, है ना, क्लीनिंग ट्रीज, कटिंग ट्रीज, इसके माध्यम से क्यों किया जाता है ऐसा ज़्यादा। यानी फॉरेस्ट लैंड को अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए रिमूव कर देना फॉरेस्ट लैंड को, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्ट लैंड। ठीक है ना। जैसे इस स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, हाँ, यहाँ पे अगर सपोज दैट कि बहुत सारा कॉलोनी बसा दी, जैसे अरावली पर चला धीरे धीरे, तो अरावली पर क्या हुआ, धीरे धीरे माइनिंग की गई अरावली की, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना चालू हो गए बहुत सारे। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को वहाँ से रिमूव करना चालू कर दिया, इसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेड लैंड, है ना। डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, डेजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स ड्राई, डिग्रेडेड एंड लेस प्रोडक्टिव। ठीक है ना। इसके पीछे नेचुरल कारण हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। यानी डेजर्टिफिकेशन एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है वो ड्राई हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है और लेस प्रोडक्टिव हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन आपको याद रखना है, ऐसी एरियाज में होता है जहाँ बारिश कम होती है
है ना। जैसे एरिड सेमी एरिड एरिया है ना, वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन दिखता है, जैसे कि राजस्थान का पूरा एरिया, तो लेस रेनफॉल है वहाँ पर, लेस प्रेसिपिटेशन है, जिसकी वजह से क्या है, डेजर्टिफिकेशन दिखा। तो डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स ड्राई, डिग्रेडेड एंड लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। इसके कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन, दूसरा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से, ओवर ग्रेजिंग है यानी पशुचारण की वजह से, लेस रेनफॉल, ड्रॉट, ओवर यूज ऑफ लैंड, लैंड का ओवर यूज कर लेना भी इसका मेन कारण है। तो आपको याद रखना है, डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस है जहाँ पर फर्टाइल लैंड जो है कैसी हो जाती है, ड्राई होती है, डिग्रेडेड हो जाती है ना, और लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो ये एसेंशियली डेजर्टिफिकेशन उस जगह पे होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है ना। जैसे हमारा थार रीजन है मध्य अपने भारत का, वो तो वहाँ पे ऑलरेडी बारिश कम होती है इस वजह से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सॉइल मॉइस्चर आपको डिप्लीशन दिखाई देगा, यहाँ पर कम दिखाई देगा, है ना। ड्राई, टाइटली क्रैक्ड लैंड दिखाई देती है, यहाँ पे लैंड कैसे हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं लैंड में, बैरन लैंड है, ठीक है यहाँ पर। और इसके पीछे कारण क्या क्या है, जैसे नेचुरल अगर हम एक्टिविटीज देखें, नेचुरल जो कॉजेस हैं इसमें क्लाइमेट चेंज है, लेस रेनफॉल, ड्रॉट है ना। और ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज लैंड है, इसकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन होता है। अब यहाँ पर हम 3 डायमेंशंस देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन को हमने देखा कि क्या होता है, क्लीनिंग और रिमूविंग ट्रीज, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, फर्टाइल लैंड बिकमिंग ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव, उसको बोलते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, यानी किसी लैंड का, कोई लैंड है वो कैसी होती जा रही है, ड्राई और अनप्रोडक्टिव होती जा रही है, और उसको मानते हैं कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन क्या है, लॉस ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। तो यानी सॉइल अपना जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है उसको खो दे, है ना, उसका लॉस हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। इसके प्राइमरी ड्राइवर क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, है ना। डिफॉरेस्टेशन आखिर पे किसके लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। डेजर्टिफिकेशन के लिए मेन जो है कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, ओवर ग्रेजिंग, ह्यूमन और नेचुरल कॉजेस हैं। यहाँ पर डिग्रेडेशन है कल्मिनेशन ऑफ नेगेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, ये दिखाई देता है। यहाँ पर रोल क्या है, द एक्टिव ट्रिगर दिखाई देता है डिफॉरेस्टेशन, द एनवायरमेंटल प्रोग्रेशन, और रोल द अल्टीमेट फंक्शनल फेल्यूर यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और समझना है, जैसे अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर सीक्वेंस में अगर इसको अरेंज करते हैं तो क्या होगा, तो पहले सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कटिंग की, हमने फॉरेस्ट को हटा दिया, क्लीन कर दिया, उसके बाद डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है। सॉइल कैसी हो जाएगी, अगर बारिश नहीं होगी तो सॉइल धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी, है ना, लेस प्रोडक्टिव होने लगेगी, और ये डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अल्टीमेटली डिग्रेडेशन में बदलता है। तो आपको याद रखना है, पहले डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर डेजर्टिफिकेशन, फिर डिग्रेडेशन हो, यानी सॉइल का जो थर्ड स्टेज है वो जाके डिग्रेडेशन है। अगर इसी को हम रिस्टोर कर देते हैं, यहाँ पर ये सॉइल को, है ना, रिस्टोर करना चालू कर देते हैं और बहुत सारे प्लांट लगाना चालू करते हैं, तो एफॉरेस्टेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पे और कुछ कीवर्ड्स हैं, प्लांटेड फॉरेस्ट। प्लांटेड फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमन थ्रू द डिलिबरेटिव प्लांटिंग और सीडिंग ऑफ ट्रीज रेदर देन डेवलपिंग नेचुरली, यानी ह्यूमंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी बंजर पड़ी हुई ज़मीन पर फॉरेस्ट उगाते हैं, है ना, राइट, एस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमंस, राइट, फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमंस थ्रू डिलिबरेटिव प्लांटिंग और सीडिंग, है ना। तो ऐसी जगह जहाँ पर लोग या ह्यूमंस फॉरेस्ट उगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेड फॉरेस्ट, जो कि नेचुरल तरीके से डेवलप नहीं हो, है ना। अब ये कारणों से ऐसा किया जाता है, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए, और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए भी किया जाता है ना। तो प्लांटेड फॉरेस्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति ने क्या किया कि पूरे एक फील्ड में उन्होंने पूरा का पूरा एक जो खेत है उसी को फॉरेस्ट में बदल दिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लांटेड फॉरेस्ट। अब ये हो सकता है कि आगे चल के वो टिम्बर प्रोडक्शन के लिए है, किसी और पर्पज़ के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हो सकता है, वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो ये कई तरीके से, ये कई पर्पज़ के लिए किया जाता है।
नेचुरल रीजेनरेशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट अपने आप से रीग्रो होने चालू हो जाए, है ना। ग्रोथ, जैसे कोई बैरन लैंड पड़ी है वहां पर देखेंगे आप तो फॉरेस्ट धीरे धीरे उगाता है। आपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि कई प्लॉट खाली पड़े हुए रहते हैं कई वर्षों से, और वहां पे जंगल धीरे धीरे पेड़ उगने लगते हैं नेचुरल तरीके से। इसी को बोलते हैं नेचुरल रीजेनरेशन। और बाद में सरकार उनको क्या करे, सुरक्षित कर दे, है ना। उनको बोलते हैं हम नेचुरल रीजेनरेशन, राइट। सिल्वी कल्चर क्या होता है कि साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट को उगाना, एस्टैब्लिश करना, है ना। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ग्रोइंग, मैनेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉरेस्ट टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सच एज टिम्बर प्रोडक्शन। यानी साइंटिफिक तरीके से किसी फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करना, ग्रो करना, मैनेज करना, हार्वेस्ट करना, जिससे कि एक स्पेसिफिक पर्पज होता है उसको पीछे, है ना। उस फॉरेस्ट को स्टेब्लिश करने के लिए उस पर्पज क्या हो सकता है, जैसे टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, है ना, वो फॉरेस्ट बेसिकली स्टेब्लिश किया जाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हो सकता है, कार्बन स्टोरेज के लिए हो सकता है, वाटर प्रोटेक्शन और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए हो सकता है। तो आपको सिल्वी कल्चर क्या होता है, वहाँ साइंटिफिक तरीका दिखाई देता है कि कोई भी जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, उसको साइंटिफिक तरीके से स्टेब्लिश किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे कॉमन सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो कौन कौन सी हैं, जैसे थिनिंग है, प्रूनिंग है, कंट्रोल्ड बर्निंग है और रीजेनरेशन ट्रीटमेंट है। ये सारे के सारे सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे याद रखना है कि सिल्वीकल्चर में इसमें से निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो थिनिंग है, प्रूनिंग, कंट्रोल्ड बर्निंग एंड रीजेनरेशन ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ रखना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, a land use system that intentionally integrates trees and shrubs with the crops और livestock on the same land। यानी लैंड, एक लैंड यूज सिस्टम है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर, है ना। ये क्या होता है कि लैंड यूज सिस्टम है। यहाँ पे इंटेंशनली क्या किया जाता है कि सेम लैंड पर, एक ही भूमि के जो भूमि है या लैंड ऑफ पीस है, वहाँ पर ट्रीज भी उगाई जाती हैं, श्रब्स भी उगाए जाते हैं, और साथ में एनिमल या लाइव स्टॉक रीग्रो भी किया जाता है क्रॉप के साथ साथ में। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, अपने खेत के चारों तरफ या तो फ्रूट्स वाले जो ट्रीज हैं उनको लगा देते हैं, या बैम्बू प्लांटेशन करते हैं। साथ में वहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइव स्टॉक भी दिखाई देते हैं, यानी पशुपालन दिखाई देगा आपको वहाँ पर, है ना। कुक्कुट पालन दिखाई देगा, और क्रॉप भी होती है, फसल भी हो रही है। तो यानी सेम लैंड पे ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं कि इंटेंशनली यहाँ पे क्या किया, जो ट्रीज हैं या श्रब्स हैं, क्रॉप है और लाइव स्टॉक, ये तीनों सारी चीज़ें दिखाई दे सकते हैं। उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका एग्रो फॉरेस्ट्री का एम क्या है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यानी उत्पादन बढ़ाना, सॉइल फर्टिलिटी एनहेंस करना, है ना। सॉइल का जो उत्पादकता है, बेसिकली मिट्टी की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, एनहेंस करना, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से जो रेजिलेंस है क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको इंक्रीज करना, एंड प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसके माध्यम से क्या होता है, सपोज दैट कि, है ना, एक ही भूमि पर अगर सारी तीनों चार एक्टिविटीज हो रही हैं तो इससे क्या होता है कि इनकम के सोर्स भी बढ़ जाते हैं, है ना। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं मैंग्रोव रिस्टोरेशन। जैसे मैंने देखा था कि एक फील्ड है, वहाँ पर चारों तरफ अशोका के पेड़ लगे हैं, है ना। और लोग किसी फार्मर ने क्या किया है कि छोटे छोटे पहले पौधे लगाए अशोका के, जो वृक्ष हैं, ठीक है ना। उनकी वैल्यू बहुत है मार्केट में, कई ऐसे जो वैल्यूएबल जो ट्रीज हैं उनको इसीलिए रिग्रो किया जाता है। तो उसने खेत के चारों तरफ इनको लगाया, बीच में खेती भी हो रही है, और साथ में वहाँ पे उन्होंने जो बफेलो वगैरह है, काउस वगैरह है, वो भी वहाँ पे बना रखे हैं, और साथ में एक कुक्कुट पालन भी रखा है, मुर्गी पालन का भी वहाँ पे इंतजाम कर रखा है। तो इसको बोलते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। मैंग्रोव रिस्टोरेशन तो आप जानते ही हैं कि मैंग्रोव रिस्टोर किया जाए, जैसे सुंदरबन जो हमारा एरिया है, यानी मैंग्रोव्स कहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों ही मिलते हैं, वहाँ पर मैंग्रोव बेसिकली जनरेट होते हैं, वहाँ पे ग्रो होता है। तो ये इसके लिए ये आप लोगों को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यहाँ पर एक और शब्द है, इसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी ऊपर आया था। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोरिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम।
क्या होता है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है। ये प्रोसेस है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाता है और इसे बहुत समय तक, लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखा जाता है। इससे क्या होगा, हेल्पिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉजेस क्लाइमेट चेंज। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है और इसको बहुत लंबे समय तक रिस्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जा सके, है ना। अब ये कैसे होता है, हाउ इट हैपन्स, ट्रीज एंड प्लांट्स जो होती हैं, जैसे ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। कब ये ऐसा कब होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं तब, है ना। और अब वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख लेती हैं अपने ट्रंक्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में, ट्रीज में, रूट्स में। यानी ट्रीज और प्लांट से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इस कार्बन डाइऑक्साइड को, या फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको स्टोर करके रख लेती हैं अपने ट्रंक में। जो ब्रांचेस हैं उनकी पत्तियां हैं, है ना, और जो रूट्स हैं पेड़ के, उनमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। जैसे सॉइल है, सॉइल क्या करती है, कार्बन, जो डेड प्लांट्स हैं, मरे हुए प्लांट्स हैं, या ऑर्गेनिक जो मैटर्स है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको स्टोर करके रख लेती है सॉइल। ओशन भी क्या करता है, एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रख लेती है अपने अंदर ओशन में। तो ओशन को बोलते हैं कार्बन सिंक, है ना। फॉरेस्ट को भी बोलते हैं कार्बन सिंक इसीलिए। और टेक्नोलॉजी है जैसे कि कैन आल्सो कैप्चर CO2 फ्रॉम फैक्ट्रीज और डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड स्टोर इट डीप अंडर ग्राउंड, है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है और उसको अंडरग्राउंड रीस्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, सपोज दैट, जैसे प्लांटिंग अ ट्रीज, सपोज दैट, तो ट्री टेक्स CO2 फ्रॉम द एयर, है ना। जो पेड़ है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। अब इट यूजेस कार्बन टू ग्रो इट्स ट्रंक, ब्रांचेस एंड रूट्स। तो आपने देखा होगा कि पेड़ क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। अब जब वो किसके लिए, ट्रंक जो है उनका ग्रो करता है, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, वो ग्रो करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उनको, फॉरेस्ट को, कार्बन सिंक बोलते हैं। होप सो कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं द बॉर्न चैलेंज के रिगार्डिंग, है ना। ये बॉर्न चैलेंज क्या है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN ने, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। ये एक इंटरनेशनल जो NGO है बेसिकली, इसने, और जर्मनी की जो सरकार है, इसने 2011 में ये बॉर्न चैलेंज, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसको स्टार्ट किया था उस समय, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये किसने बॉर्न चैलेंज स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN दोनों ने 2011 में ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसको स्टार्ट किया था बेसिकली। इसका एम क्या है, एम था बॉर्न चैलेंज का कि कमिटमेंट टू रीस्टोरिंग 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2020। एक तो इसका ये टारगेट था उसमें कि 2020 तक ऐसी लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है, या डिफॉरेस्टेड हो चुकी है, उस लैंड को दोबारा से रीस्टोर करना। और कितना, 150 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी वर्ल्ड वाइड ये इसमें क्या है कि टारगेट रखा गया कि हमको 150 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है, डिफॉरेस्टेड हो चुकी है, उसको रीस्टोर करना है 2020 तक। और इसका एक एडिशनल टारगेट था कि 350 मिलियन हेक्टेयर्स हमको 2030 तक इसको रीस्टोर करना है। तो इसके दो टारगेट थे कि 2020 तक का 150 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड उसको रीस्टोर करना है हमको, और दूसरा इसका जो एडिशनल टारगेट है कि 2030 तक हमको ये 350 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को रीस्टोर करना है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखेंगे, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ साथ ह्यूमन लाइवलीहुड की भी बात की जाती है ना। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसने, कहाँ, कब आया था, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन FLR, ये 2002 में
2000 में, सॉरी, IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने इस शब्द को क्वाइन किया, बेसिकली इन्होंने इस शब्द को इजाद किया। आपको याद रखना है ये बस, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो होप सो कि ये बॉन्ड चैलेंज आप लोगों को समझ में आया हुआ। यहाँ पर एक और बात समझ लेना है यहाँ पर कि इट ऑफर्स प्रैक्टिकली वे ऑफ अचीविंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD एंड पेरिस एग्रीमेंट। देखिए ये जो द बॉन्ड चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 जो गोल्स हैं, और एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट या जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, CBD है, या पेरिस एग्रीमेंट है UNFCCC के अंतर्गत, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यानी अगर सपोज दैट लैंड अगर रिस्टोर होने लग जाए, जितना लैंड डिग्रेडेड हुआ है पूरा विश्व में, अगर वो लैंड डिग्रेडेड से रिस्टोर होने लग जाए, एफॉरेस्टेशन होने लग जाए, तो क्या करेगा, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कई ऐसे गोल्स हैं जो इसके मतलब इसी के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं कि हमको ये बेसिकली प्राप्त करना है ना, 2030 तक। CBD का वही टारगेट है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके रखना है। पेरिस एग्रीमेंट का भी टारगेट है कि हमको जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है उनमें कम ही लेकर आना है, जैसे कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, वो ना हो। अगर फॉरेस्ट बहुत मात्रा में इस्टेब्लिश किए जाएं अगर विश्व में पूरे भर में, तो क्या होगा कि उतना ही हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बेसिकली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली इन सभी में हेल्प करता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, ये नॉट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, बॉन्ड चैलेंज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। तो आपको एक तो याद रखना है इसके टारगेट क्या है, एम क्या है, 150 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड रिस्टोरेशन का टारगेट था 2020 तक, जो अभी 2030 तक जो है 350 मिलियन हेक्टेयर है। अब साथ में इसको याद रखना है कि ये नॉट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और ये ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CBD है ये, और ये पेरिस एग्रीमेंट है, इनके लिए भी हेल्पफुल है ये कहीं ना कहीं, है ना। ये जो टारगेट हैं, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं, इनको अचीव करने के लिए ये प्रैक्टिकल वे ऑफर करता है बेसिकली, इसको ऐसा याद रखना है। अब इंडिया का जो बॉन्ड चैलेंज है, हमने भारत ने इस बॉन्ड चैलेंज को कब बेसिकली रेटिफाई किया, कब एक्सेप्ट किया इसको, तो 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस समिट होती है फ्रांस में UNFCCC के अंतर्गत, COP 2015 पेरिस जो है ना, यहाँ पर इस इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। ये वॉलेंटरली बॉन्ड चैलेंज टू रिस्टोर 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय ईयर 2000। भारत ने जब वो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत यानी 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था UNFCCC, वहाँ पर इस बॉन्ड चैलेंज को वहाँ पर बेसिकली ज्वाइन किया, और इंडिया ने ये टारगेट रखा कि 2020 तक हम 13 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेड हो चुकी लैंड है या डिफॉरेस्टेड लैंड है, दोनों ही इनको हम रीस्टोर करेंगे 2020 तक। इसके साथ ही भारत का एडिशनल जो टारगेट था कि 2030 तक 8 मिलियन और हेक्टेयर लैंड जो डिग्रेड हो चुकी है, डिफॉरेस्टेड हो चुकी है, उसको हम रिस्टोर करेंगे। यानी टोटल हमारा जो टारगेट था 13 और 8, 2030 तक का हमारा ऐसा टारगेट था। मैंने दो टारगेट बनाए, एक 20 का और एक 30 का। तो यहाँ पर हमारा 21 मिलियन हेक्टेयर जो टारगेट था कि 21 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हमको रीस्टोर करना है जो 2030 तक का। लेकिन ये हमने 2026 से पहले ही इसको अचीव कर लिया है। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है भारत के, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर फिर भारत ने 2019 में जब 14th यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD ये भारत में जब होती है 2019 में, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि इसको टारगेट को बढ़ाकर 26 मिलियन कर दिया, है ना। यह पहले 21 मिलियन था टोटल, अब इसको बढ़ा के हमने क्या किया 2030 तक, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है इसको। तो आपको याद रखना अभी भारत का जो मेन टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक का, है ना। अब ये हम कि कैसे करना है, जैसे प्लांटेड फॉरेस्ट, नेचुरल रीजेनरेशन, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और मैंग्रोव रिस्टोरेशन के माध्यम से हमने ये 21 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो रिस्टोर किया है। जैसे यहाँ पे प्लांटेड फॉरेस्ट, नेचुरल रीजेनरेशन, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मैंग्रोव रिस्टोरेशन आप लोगों को ये दिखाई दे। यहाँ तक हमने अचीव कर लिया 21.7 मिलियन हेक्टेयर्स। यानी हमारा जो टारगेट था
उससे पहले ही हमने इसको अचीव कर लिया है। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसी के दौरान 2011-13 से लेकर 2018-19 एंड 2011-13 से लेकर 2018 और 19 तक जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, उसका 0.44% अभी डिग्रेडेशन फेस कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति है वहाँ पर। यानी अगर हम बात करें कि 97.85 मिलियन हेक्टेयर जो है परसेंट इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी अब देखेंगे 29 या 30 जो परसेंट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भारत का वो लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, ये भारत का पूरा जो ये एरिया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटका, ये जो क्षेत्र है लगभग 30% भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो किससे अफेक्टेड है? डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर थोड़ा सा फिल्म्स के और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमने 21.7 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड रीस्टोर किया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि यहाँ पर 461 यानी 461.14 मिलियन टन ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेड, यानी हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिक्वेस्ट्रेट किया है, बेसिकली इतना लैंड रिस्टोरेशन किया, यानी 21.76 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड रिस्टोर किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी 461 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमने यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया, सिक्वेस्ट्रेट कर दिया बेसिकली, है ना? ऊपर देखा था हमने सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है इसके माध्यम से। अब टॉप परफॉर्मेंस स्टेट की बात करते हैं तो तेलंगाना टॉप इसमें सबसे टॉप परफॉर्मर स्टेट रहा है। इसमें क्या किया तेलंगाना? फॉरेस्ट्री को बहुत ज़्यादा पुश किया है, एग्रो फॉरेस्ट्री को, सॉरी, एग्रो फॉरेस्ट्री में यहाँ पर तेलंगाना ने बहुत अच्छा काम किया। समझ में आया? एग्रो फॉरेस्ट्री हमने ऊपर पढ़ा था। फिर इसमें साथ में हम बात करते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ये अदर स्टेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा काम किया इसको लेकर। जैसे ये तेलंगाना है तो प्राइमरी ड्राइवर मैसिव एग्रो फॉरेस्ट्री पुश, यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने बहुत ज़्यादा, या तेलंगाना के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा पुश किया। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा देखें, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट हैं जो कि इस ओर बहुत अच्छा काम किया है इन। अब देखिए यहाँ पर द रिपोर्ट्स एस्ट्रीब्यूटेड द प्रोग्रेस टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल स्कीम सच एज। अब यहाँ पर ये जो हमने अचीव किया है इसके पीछे कई स्कीम्स हैं सरकार की, कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल स्कीम्स हैं दिखाई, जैसे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, ग्रीन इंडिया मिशन है, इंडिया नेशनल एग्रो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा था वो है, यानी मनरेगा का इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है आपको। कंपेंसेटरी या फॉरेस्टेशन फंड है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है। ये जो स्कीम्स हैं नेशनल लेवल पर, जो स्कीम्स स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, इनका मिला जुला के ये हमको आज रिजल्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो लैंड रिस्टोरेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली ये 2014 में रोल आउट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है 2008 में स्टार्ट हुआ था। ये उसी 8 मिशन में से एक है। आपको याद रखना है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 8 मिशन है, 8 मिशन दिखाए हैं इसमें, और इनमें से एक है ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। इसका जो कोर एम है वो है कम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना। अब वो कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट ट्री कवर एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट। यानी इसका जो मेन उद्देश्य है ग्रीन इंडिया मिशन का, जो मेन एम है वो है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना। और ये कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट उगाने, ट्री प्लांटेशन के माध्यम से, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के माध्यम से, जो डिग्रेड हो चुकी लैंड है, इकोसिस्टम है, उसको दोबारा से रिस्टोर करने, है ना। तो इसका एम क्या है? इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
इसका ये भी उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करना। एक पेड़ माँ के नाम, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको, ये नेशन वाइड कैंपेन है। जब भी वो कहीं बाहर भी जाते हैं इवन, तो वहाँ पे एक प्लांट ट्री करते हैं, और ये लोगों में एक संदेश जाता है कि अपनी माँ के नाम कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाइए। अब सोचिए अगर भारत का 140 करोड़ लोग एक एक पेड़ भी लगाते तो 140 करोड़ करोड़ पे पेड़ लगते हैं, है ना। तो ये देखें, ये कैंपेन है, नेशनल वाइड कैंपेन है, जो कि हमारे देश के लोगों को इंस्पायर करता है ट्रीज प्लांटेशन के लिए, है ना। अवेयर करता है लोगों का कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इसके लिए अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, इसको हम बात करते हैं। ये 2023 में चूंकि स्टार्ट किया गया था। इसका भी मतलब था लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 2023 एंड डिटेल एक्शन प्लान फॉर द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2025। अभी जो इसको डिटेल तरीके से इसको लॉन्च किया गया वो 2025 में। इसके लिए सरकार ने 16,000 करोड़ से ज़्यादा जो है ना अमाउंट है वो बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सरकार ने दिया है बजट के माध्यम से, है ना। अब इसमें एम क्या है, टू क्रिएट अ बफर जोन ऑफ 5 किलोमीटर अराउंड द माउंटेन रेंजेस कवरिंग 6.45 मिलियन हेक्टेयर्स। ये जो अरावली है, अरावली के चारों तरफ, है ना, दोनों तरफ अगर देखें तो 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है। यहाँ पर फॉरेस्ट को हमको क्या दोबारा से रीस्टोर करना है, और यहाँ पर माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज़ है उनको रोका गया है। तो ये अरावली ग्रीन वॉल बफर है, ये 5 किलोमीटर का एरिया है ना, दोनों तरफ का, इधर और उधर 5-5 किलोमीटर को ये बफर जोन बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। कब स्टार्ट हुआ, 2023 में, और अभी रिसेंटली 2025 में इसको सही तरीके से सरकार ने स्टार्ट किया है ये, ठीक है ना। तो आपको यहाँ याद रखना है क्या, द सील्ड क्रिएट कंटिन्यूस 5 km बफर जो है अराउंड द अरावली माउंटेन रेंज, है ना। इसमें 4 राज्य हैं जो अरावली गुजरती है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, या यहाँ पर दिल्ली तक जाता है पूरा अरावली रेंज, ऐसे ना। और सरकार ने कितना इसमें जो बजट के माध्यम से एलोकेट किया है, 60,000 करोड़, है ना, ये आपको याद करना है, 16,000। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक एक्ट लेकर आई थी सरकार 2016 में, कि ऐसा कोई फॉरेस्ट लैंड है जो कि प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी, है ना, उस फॉरेस्ट लैंड पर कोई कंपनी स्टैब्लिश करती हैं, अपने यूज में लेकर आती हैं, भले ही वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है लेकिन फॉरेस्ट लैंड है वो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को, या उतने पेड़ कहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी को कोई फॉरेस्ट लैंड चाहिए, ठीक है, या सरकार की कोई वेल है, मतलब कंपनी है, पीएसयू है, उसको कोई फॉरेस्ट लैंड चाहिए। अब उतना फॉरेस्ट लैंड अगर लेंगे तो उसको क्या करना है, उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा उतना, और या फिर उतने पेड़ वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनको प्लांट करना पड़ेगा। ये पैसा लगता है, इस फंड में जाता है, कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन फंड में। और फिर इसका यूज जो किया जाता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, कैंपा जो उसको बोलते हैं, कैंपा सपोर्टेड एक्टिविटीज़ जो रहती हैं उसमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैंपा सपोर्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं पिछले 5 साल में, इसके माध्यम से हमने क्या किया, 3.20 लाख हेक्टेयर्स इसको हमने रीस्टोर किया है इसके माध्यम से, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है ना। एक ये स्कीम है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो क्या है, टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग, डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वेजिटेटिव कवर एंड वाटर, है ना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये भी ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, कि जो सॉइल है और उसका जो वेजिटेटिव कवर है या वाटर है, उसको हमको बचा के रखना है। जो नेचुरल जो डिग्रेडेड हो चुकी लैंड है ना, उसको क्या है, डेवलप करना है बेसिकली, है ना। ये इसका उद्देश्य है जहाँ पर। अब बात करते हैं वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कब आया, रियो कन्वेंशन है। अब देखिए जो अर्थ समिट होती है 1992 में, उसको हम रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस हैज 3 रियो कन्वेंशंस, है ना। तो ब्राज़ील में रियो कन्वेंशन होता है जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 कन्वेंशंस पर पूरा विश्व यहाँ पे एग्री होता है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनको डिटेल में पढ़ना है, UNFCCC, यहीं से पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो है, एच टारगेट, ये सब यहाँ से निकलते हैं।
तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक कन्वेंशन आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, ठीक है ना। ये क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है उनको रिड्यूस करने के लिए ये पूरा विश्व यहाँ प्रतिबद्ध है बेसिकली, और वहीं से पेरिस एग्रीमेंट का भी उदय होता है, यही है ना। यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD है, इसके अलग से टारगेट है, HE टारगेट वगैरह, सॉरी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, UNCCD। ये जैसे बॉन्ड चैलेंज है ना, बॉन्ड इस कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये बॉन्ड चैलेंज। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में, है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। याद रखना है कि ये 3 जो एग्रीमेंट हैं इनमें से ये UNCCD एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना। इसको आपको याद रखना है यहाँ पर। ये 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। इस साल का अगर हम जो है थीम है वो अभी देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल 17 जून को आपको याद रखना है। थैमेटिक इस साल की जो थीम है वो 2024 में 26 का रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर, ये इस साल की जो थीम है 2026 की, रेंजलैंड रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और 2026 एंड 2026 को UN ने क्या डिक्लेयर किया है? द नेशनल एयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स, राइट। ये 2026 जो ईयर है उसको डिक्लेयर किया है UN ने। अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट आर रेंजलैंड्स। रेंजलैंड्स क्या है? UNCCD रिपोर्ट डिफाइंस रेंजलैंड्स एज अ नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइव स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स, यानी ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम, ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम जो सेमी नेचुरल है या नेचुरल है इकोसिस्टम है, जो कि लाइव स्टॉक द्वारा ग्रेज्ड हो चुका है या वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा ग्रेज हो चुका है, ऐसे इसको हम बोलते हैं रेंजलैंड्स। अब रेंजलैंड्स कंटेन्स वेजिटेशन सच एज ग्रासेस, श्रब्स, ब्रशेस, ओपन फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये दिखाई देता है। रेंजलैंड्स में क्या क्या दिखाई देगा आपको? ग्रासेस है ना, घास के मैदान है, श्रब्स है, बुशेस, ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये सब दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? एज अ कार्बन सिंक के रूप में ये यूज बेसिकली एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दे रिलीज। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को जिस मात्रा में ये एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, इसीलिए उनको बोलते हैं कार्बन सिंक। ये स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर के स्टोर हाउस के रूप में भी काम करते हैं। प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, और लैंड का डेजर्टिफिकेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं रेंजलैंड्स। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर रेंजलैंड्स नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम है ना, ग्रेज्ड बाई लाइव स्टॉक। यहाँ पर देखो लाइव स्टॉक इसको, है ना, यहाँ पर देखो चरते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, है ना, ग्रेजिंग करते हुए दिखाई देते हैं लाइव स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स, ग्रासेस, श्रब्स, बुशेस, ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट। अब ये कार्बन सिंक के रूप में यूज करते हैं। दे कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दे रिलीज। फ्रेश वाटर बॉल्ट के रूप में, है ना, यहाँ पे देखिए फ्रेश वाटर को भी ये बेसिकली स्टोर करके रखते हैं। डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं ये लाइव स्टॉक, लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में भी, ठीक है ना। अगर रेंजलैंड की अगर हम बात करें वर्ल्ड स्टेज पर, तो 54% अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो जो है रेंजलैंड से ही कवर होता है ना। और ये विश्व का 16% ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो रेंजलैंड से कवर्ड है बेसिकली, है ना। और थार डेजर्ट से लेके हिमालय तक आपको ये दिखाई देता है, यानी टोटल इंडिया का 40% जो लैंड सरफेस है वो रेंजलैंड के उसी में आता है, हम मान के चलते हैं ऐसा। और यहाँ पे ग्रेजिंग का ये बेसिकली यूज किया जाता है यहाँ पशुचारण के लिए, इसके लिए, है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा रेंजलैंड डिग्रेडेशन क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। स्केलेटल रिस्क लैंड, जैसे 50% तो वर्ल्ड्स रेंजलैंड्स आर करेंटली डिग्रेडेड और फेसिंग सीवर इकोलॉजिकल स्ट्रेस। जो ये रेंजलैंड्स हैं वो वर्ल्ड के, वो लगभग 50%, यानी अभी भी जो तो टोटल लैंड है हमारे पास उसका 50% अभी ये डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं। इसमें प्राइमरी ड्राइवर्स क्या क्या है?
है ना। मेन कारण क्या है इसके, इन अप्रोप्रिएट लैंड यूज चेंज, जो लैंड चेंज यूज है, बेसिकली लैंड यूज चेंजेस हैं वो इन अप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा है। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, ओवर ग्रेजिंग है, एस्केलेटिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड ड्राउट्स है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका दिखाई देता है अगर हम देखेंगे तो, है ना। अब स्टेटस ऑफ डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें भारत में, तो अभी जो इसरो का एक डेटा है उसमें लगभग 30% इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो अंडर लैंड डिग्रेडेशन है, ये फेस कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? प्राइमरी कॉजेस है वाटर इरोजन, the most significant cause of land degradation, washing away fertile topsoil। वाटर इरोजन बेसिकली उन क्षेत्रों में दिखाई देता है जहां पर कैनोपी हट गई है, अब टॉप जो फर्टाइल सॉइल है वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाती है ना। तो वाटर इरोजन दिखाई देता है जहां बारिश ज़्यादा है लेकिन वेजिटेशन नहीं है, फॉरेस्ट क्लीन हो चुके हैं वहां पर। वेजिटल डिग्रेडेशन है कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये वेजिटल डिग्रेडेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और ये कहाँ पर? जहाँ पर फॉरेस्ट बेसिकली डिग्रेड कर चुके हैं, फॉरेस्ट क्लीनिंग हो गया है, ओवर ग्रेजिंग दिखाई देती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, जैसे जूम कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके कारण विंड इरोजन ये प्रिविलेंट इन एरिड जोन्स लाइक राजस्थान गुजरात। तो राजस्थान गुजरात में जो डेजर्टिफिकेशन दिखाई देता है उसके पीछे विंड इरोजन दिखाई देता है, हवा के माध्यम से जो इरोजन हो रहा है ना। और सैलिनिटी अल्कलिनिटी ये पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे, है ना। या जो हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम द अनसाइंटिफिक इरिगेशन प्रैक्टिसेस और वाटर लॉगिंग, है ना। तो अनसाइंटिफिक तरीके से जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ देना और पानी कई महीनों तक फिर जमा रहता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है ना। तो वहाँ पर सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये मेन कारण है डेजर्टिफिकेशन के। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस, चैलेंज है, बॉर्न चैलेंज का इंडिया के रेस्पेक्ट में? एक तो है लाइवलीहुड जनरेशन, है ना। इसके माध्यम से क्या है 1.22 बिलियन पर्सन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है लगभग, इतना, है ना। तो ये लाइवलीहुड जनरेशन, टैकलिंग डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेड हो रही है हम उसको टैकल कर पा रहे हैं इसके माध्यम से, जैसे कि 21 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हमने रिस्टोर किया, है ना। अभी भारत में डिग्रेडेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, डेजर्टिफिकेशन अपने आप में। ग्लोबल सिग्निफिकेंस दिखाई देता है कि हम जो हमारे जो कमिटमेंट है हम उनको पूरा कर रहे हैं, समय से पहले पूरा कर दे रहे हैं। तो एक भारत एक बोलते हैं कि एक जिम्मेदार नेशन है, रिस्पॉन्सिबल नेशन है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी ये काम आता है। होप सो कि ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक 2016 का एक क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की यहाँ पर। What are the importance of the United Nations Convention or to combat desertification? क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है? It aims to promote effective action through innovative national programs and supportive international partnership। हाँ, ये जनरल एक स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एम क्या है? प्रमोट करना इफेक्टिव एक्शंस, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है ना, और सपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ये सब दिखाई देता है, ऑब्वियस बात है। इट हैज़ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। ये यहाँ पे एग्जेजरेशन पर चला जाता है ये स्टेटमेंट। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल फोकस, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, UNFCCD, है ना। तो जहाँ जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो एशिया की बात नहीं है, केवल नॉर्थ अफ्रीका की बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एग्जेजरेशन पर जाता है और इसीलिए ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा डाउटफुल है। It has committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desert। अब इसी बात है, जितनी भी इंटरनेशनल एफर्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर बॉटम अप अप्रोच को अपनाया जाता है, यानी यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है। बिना उनके पार्टिसिपेशन के उस कोई भी एफर्ट्स है वो सही से हम उसको एनफोर्स ही नहीं कर पाएंगे, है ना, अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? C 1 and 3 ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द बॉर्न चैलेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉर्न चैलेंज के रिगार्डिंग अब हमारा ये स्टेटमेंट है। पहला है, इट वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय द जर्मनी एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है, 2011 में गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने और IUCN ने इसको लॉन्च किया था।
इट एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर थ्रू प्लांटेशन फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली फोकस नहीं करता है कि फॉरेस्ट कवर को हमको इंक्रीज करना है प्लांटेशन के या फॉरेस्ट्री के माध्यम से, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली, राइट, है ना। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये उनमें कंट्रीब्यूट करता, हमने बात की थी कि ये क्या करता है डायरेक्टली, जो पेरिस एग्रीमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कहीं ना कहीं इनके जो उद्देश्य हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है ना। आंसर होगा 1 और 3 ओनली, है ना। तो ये इस तरीके यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं यहाँ पे, जैसे इसको लेकर मैंने द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल एफॉरेस्टेशन बिकॉज इट इंटीग्रेट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद द लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, एनकरेज एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शन रेदर देन merely इंक्रीजिंग द ट्री कवर, रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम रिस्टोर्ड लैंड। ऐसा नहीं है, ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है, रिस्टोर्ड लैंडस्केप, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या होगा, ए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के जो हमको प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को अगर पीडीएफ ये चाहिए तो आप जो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किए जाएगा वहाँ पर आप इसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, और वहाँ पर ये आपको जो टेलीग्राम है उस चैनल पर अपने पर ये शेयर कर दी जाएगी, राइट। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे प्रैक्टिस के लिए, होप सो कि ये टॉपिक हमारा आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा यहाँ पर। और मैं जितने भी जैसे टॉपिक डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, वो पूरा एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता जो कि आपको प्रॉब्लम हो कुछ किसी भी टॉपिक को, यानी हम थॉरोली टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इन डिटेल टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।